हाँ तो बच्चों, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री उपसंयोजी यौगिक का मीन्स फर्स्ट पेपर का ये अंतिम लेसन है आप लोगों का। बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। उपसंयोजी यौगिक बड़ा लेसन है बेटा, बिल्कुल एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले बात आती है योगात्मक या आणविक ठोस क्या होते हैं। योगात्मक या आणविक ठोस क्या होते हैं। हमने तुमसे कहा कि एक ठोस ए ले लिया और एक ठोस बी ले लिया, इन दोनों को एक बर्तन भर लिया बेटा। ये ठोस है, ध्यान रखना, ये भी बेटा ठोस है और ये बी भी हमारा जो है ये ठोस है। अब इस ठोस को और क्लासिफाई करते हैं। ये जो ठोस हमारा है इसको हम एक नाम से बोलेंगे, इसको बोला हमने सामान्य लवण। और जो ये बी है ये भी हमारा है सामान्य लवण। ऐसे बेटा सी डी ई कुछ भी हो सकता है तुम्हारा यहाँ पे है, हमने जनरली दो लोगों को लिए। अब इसको करना क्या है, तुम्हें यहाँ पे करना है इसको गर्म, तुम्हें इसको करना है बेटा यहाँ पे गर्म, हीट करना है बेटा। जैसे तुम गर्म करोगे तो इनकी बनेंगी वेपर, या ये दोनों गलने लगेंगे, ए भी गलेगा बी भी गलेगा। गलने के बाद एक दूसरा बर्तन लो, उस दूसरे बर्तन के अंदर बेटा इन दोनों को उसके अंदर डाल दो बेटा। डालने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे ये जो ए है और बी है बेटा, ये दोनों आपस में बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे। यहाँ पे ए और बी आपस में मिक्स हो जाएंगे और मिल के बना देंगे बेटा ये ए बी। ये जो ए बी बनेगा, इस ए बी को हम लोग बोलते हैं बेटा योगात्मक या आणविक ठोस। चीज़ों को समझो। जब दो ठोस को, अब ठोस कैसे होने चाहिए, वो सामान्य लवण होने चाहिए। जब दो सामान्य लवण को इतना गर्म करो कि वो पूरी तरह से गल जाए, और गलने के बाद अगर उनको आपस में हम लोग मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद उसको कर लें ठंडा, तो ठंडा करने पे एक नया ठोस प्राप्त होगा। और जो नया ठोस प्राप्त होगा उस नए ठोस को हम लोग बोलते हैं योगात्मक या आणविक ठोस। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि हमारे पास कम से कम दो सामान्य लवण होने चाहिए। तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सामान्य लवण को गर्म करके ठंडा करने पर गर्म करके मिलाकर ठंडा करने पर हमें योगात्मक ठोस प्राप्त होता है। योगात्मक ठोस हमें प्राप्त होता है। अब सबसे बड़ी बात आई, सर सामान्य लवण को हम कैसे पहचानेंगे। प्रॉब्लम तो हमारी ये आ रही है कि सर ए बी आपने लिख दिया, तो ये सामान्य लवण हमारा क्या होता है। तो सामान्य लवण को ऐसे हम लोग पहचान सकते हैं बेटा। बस दो बातें आप दिमाग में रखिएगा, तीन बातें बस दिमाग में रखिएगा, दो ही बात रखिए दिमाग में कि किनारे पर H प्लस आयन मीन्स H और OH माइनस आयन ना आए, अगर ये दोनों नहीं आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे सामान्य लवण। जैसे हमारा हो गया NaCl, किनारे पर ना तो H है ना तो OH है। जैसे हमारा हो गया KCl, ना तो H ना तो OH। जैसे हमारा हो गया Na2SO4, चेक करो बेटा, ना तो H ना तो OH। जैसे हमारा हो गया K2SO4, ना तो H ना तो OH। किनारे पर H प्लस OH माइनस ना आए, क्या सर NaHSO4 सामान्य लवण है बेटा। किनारे पर ना तो H है ना तो OH है सर, हाँ हमने बताया तो है, किनारे पर ना तो H हो ना तो OH हो, उसको हम लोग बोलेंगे सामान्य लवण। किनारे पर ना तो H है ना तो OH है, ये सामान्य लवण होना चाहिए, लेकिन ये सामान्य लवण नहीं है। किनारे के साथ साथ हम लोग देख लेंगे कहीं पर भी, मीन्स बीच में भी, किनारे पर या बीच में भी अगर कहीं पे हमें H या OH दिख रहा है बेटा, तो उसको हम लोग सामान्य लवण नहीं कहते। जैसे हमारा इसका एग्जांपल हो गया NaHSO4, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, या फिर हमारा हो गया KHSO4, इसको भी सामान्य लवण नहीं बोलेंगे। या फिर हमारा हो गया MgOHCl बेटा, अगर इसको हम कहें सामान्य लवण है, बिल्कुल नहीं है बेटा। तो सामान्य लवण आप समझ रहे होगे। अच्छा क्या बेटा ये FeSO4 सामान्य लवण है क्या, ध्यान से देखो, FeSO4 क्या हमारा सामान्य लवण है। ध्यान से देखें, FeSO4 क्या बेटा किनारे पर, बीच पर, क्या किनारे पर या बीच में कहीं HOH आ रहा, नहीं आ रहा, तो बिल्कुल सर सामान्य लवण है हमारा यहाँ पे।
क्या हमारा NH4 का होल ट्वाइस SO4 समान लवण है? सर किनारे पर भी H नहीं आ रहा है, किनारे पे भी OH नहीं आ रहा, लेकिन बीच में H आ रहा है। बेटा ये जो H है ये अमोनियम वाला है बेटा, ये फ्री H प्लस आयन नहीं है। अगर इसको तुम तोड़ोगे तो यहाँ से हमें H प्लस आयन नहीं मिलेगा। बात को बेटा समझो, अगर इस कंपोनेंट को अगर हम तोड़ते यहाँ पे NaHSO4 को, तो यहाँ से Na अलग हो जाता, H अलग हो जाता, SO4 अलग हो जाता। यहाँ से हमें H प्लस आयन, Na प्लस आयन और सल्फेट के 2 आयन प्राप्त होते, H प्लस आयन मिलता। लेकिन हम बात करें NH4 का होल ट्वाइस की, तो यहाँ से हमें अगर इसको तोड़ते हैं बेटा तो NH4 अलग टूटेगा बेटा प्लस में, और SO4 हमारा यहाँ पे अलग टूटेगा प्लस में बेटा। यहाँ से अगर हम सोचें कि H प्लस हम निकाल लें तो नहीं निकाल सकते, इसीलिए शुरुआत में मैंने बोला कि किनारे पर हो चाहे बीच में हो बेटा, अगर H प्लस या OH माइनस अगर हमें ना मिले तो उसको हम लोग बोलते हैं समान लवण। तो उम्मीद होगी कि समान लवण आप लोग समझ चुके होंगे। बस किनारे पर आपको H या OH, बीच में या तो H या OH आपको देखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सामान्य लवण को आपस में तुम्हें मिक्स करना है, मिक्स करके कर देना है बेटा ठंडा। ठंडा करने पे जो तुम्हारा प्राप्त होगा उसको हम लोग योगात्मक या फिर आणविक ठोस कहते हैं। योगात्मक या फिर आणविक ठोस कहते हैं। अब योगात्मक या आणविक ठोस जो हमारा होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है बेटा द्विक लवण, दूसरा हमारा होता है उपसहसंयोजी यौगिक, जो कि हमारा पूरा का पूरा लेसन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। बात करते हैं द्विक लवण। सर क्या होते हैं द्विक लवण? द्विक लवण ऐसे होते हैं बेटा, चलो हम बना के तुम्हें दिखाते हैं। जैसे एक हमने ले लिया K2SO4, सभी बच्चे बताएं K2SO4 क्या ये समान लवण है? बिल्कुल है सर, किनारे पर भी HOH नहीं आ रहा, बीच में भी H नहीं आ रहा है। साथ में इसके मिला दिया हमने Al2SO4 का होल थ्राइस, हाँ सर ये भी समान लवण है। और इसमें मिला दिया 24H2। इतना मिला के जैसे हमने इसको हीट किया, गर्म किया, तो हमारा बना K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। बेटा इसको हम लोग बोलते हैं पोटास फिटकरी, पोटेशियम वाली फिटकरी है बेटा। फिटकरी भी कई टाइप की होती है बेटा, सोडियम फिटकरी भी होती, पोटास फिटकरी भी होती, पोटेशियम आ रहा तो इसको बोलते हैं पोटास फिटकरी। सभी लोग को फॉर्मूला पता होगा। उपसहसंयोजी यौगिक की बात करें तो जैसे हमने ले लिया है FeCN का होल ट्वाइस, क्या सर ये समान लवण है? बिल्कुल है बेटा, किनारे पर HOH, बीच में भी HOH नहीं आ रहा। साथ में हमने ले लिया पोटेशियम साइनाइड, क्या ये समान लवण है? बिल्कुल है भाई, HOH नहीं आ रहा हमारा। जैसे हमने इसको मिक्स किया तो मिक्स करने पर हमें क्या मिला, यहाँ पे हमारे K हैं 4 तो हमने लिख दिया K4। फिर बेटा हमारा चल रहा है यहाँ पे Fe को लिख दिया हमने। CN अगर हम देखें टोटल कितने हैं बेटा, तो यहाँ पे CN अगर हम देखें तो एक नहीं है, CN टोटल है 4 और 2 यहाँ पे, तो CN हमारे 4 और 2 मिलके होगा हमारे 6। कंपोनेंट हमारा ये बन गया। अब ये वाला जो कंपोनेंट है इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा है द्विक लवण, और ये वाला जो कंपोनेंट है इसको बोलेंगे उपसहसंयोजी यौगिक। सर कैसे बोलेंगे? दोनों बने हैं समान लवण से, कैसे बोल दिया आपने? सर सामान्य लवण तो यहाँ पे भी हमने लिया है और सामान्य लवण तो यहाँ पे भी हमने लिया है, और दोनों को गर्म किया है। गर्म करने के बाद हमने ठंडा किया है, इसको भी बिल्कुल कस के हीट किया है, इसको भी हमने हीट किया है बेटा, इनको भी हीट किया है बेटा। हीट करके आपस में इनको मिलाया है। वाटर मत देखना, वाटर देख के नहीं पहचान पाओगे। सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये उपसहसंयोजी यौगिक है और ये हमारा द्विक लवण है? तो इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखते हैं। एक्सपेरिमेंटली हम लोग क्या देखते हैं बेटा कि ये जो हमारा द्विक लवण है ये किससे मिलकर बना है, इसमें कितने लोग हैं इसको ढूंढो। इसमें सबसे पहला इंसान हमें मिला K, पोटेशियम है हमारा यहाँ पे। दूसरा इंसान हमें मिल रहा है SO4 है। तीसरा इंसान हमें मिल रहा है एल्यूमिनियम, मीन्स एल्यूमिनियम। चौथा इंसान हमें मिल रहा है H2O न्यूट्रल होता है बेटा, अगर तोड़ना भी है तो H2O को हम ऐसे लिख दे रहे हैं न्यूट्रल। वैसे H2O हमारा न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि H प्लस आयन और OH माइनस आयन इसमें बराबर होता है। जैसे ही इस पोटास फिटकरी में हम लोग वाटर मिलाते हैं तो वाटर मिलाने पे होता क्या है बेटा कि यहाँ पर वाटर सबसे बड़ा विलन होता है। किसी के अंदर भी वाटर मिला दोगे, अगर इसके अंदर वाटर डाल दिया हमने, वाटर अगर मिला दिया तो वाटर क्या करेगा कि इन सबको तोड़ने का काम करेगा, कहेगा सब अलग हो जाओ, अभी बीच में मिक्स थे अब सबको हम अलग कर देंगे। तो सबसे बड़ा इस दुनिया में का जो विलन है वो बेटा वाटर है।
और वाटर क्या करता है, जब लोगों को अलग करता है तो उनको चार्ज में दे देता है बेटा। जब भी कोई किसी से अलग होता है बेटा वो आवेशित हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, आवेश आ जाते हैं, तो इन पे भी चार्ज आ जाते हैं। के पे हमेशा पड़ा होगा 1+ का चार्ज होता है। सल्फेट की अगर हम बात करें SO4 की तो इसके ऊपर 2- के चार्ज होते हैं। एल्युमिनियम की बात करें इसके ऊपर 3+ के चार्ज होते हैं। वाटर की बात करें तो H+ OH- है बेटा। लेकिन हम इस कंपोनेंट को अगर हम तोड़ें तो उसको तोड़ने पर हमें क्या पता चलता है कि जैसे ही इसमें हम लोग वाटर मिलाते हैं तो वाटर मिलाने पे क्या हुआ कि ये जो डब्बा वाला ये अलग बेटा टूटता और ये के अलग टूट जाता। मीन्स ये वाला जो के है, ये के तुम्हारे 4 हैं, ये 4 के तो अलग हो जाते हैं, लेकिन बचा जो तुम्हारा FeCN का जो होल 6 है ये अलग हो जाता है। बिल्कुल सही तो तोड़ रहे हैं सर। के ऊपर एक प्लस का चार्ज होगा, प्लस का एक चार्ज है क्या? नहीं भाई, प्लस के टोटल कितने चार्ज हैं? 4, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई भी हमारा यहाँ पे हो रहा। तो इस पे माइनस के कितने चार्ज होंगे? यहाँ पे 4 माइनस के चार्ज होंगे। लेकिन अब यहाँ पे अंतर हम लोग देखेंगे कि अंतर है क्या। जब हमने फिटकरी बनाई, जब हमने पोटास फिटकरी बनाई, मीन्स हमने द्विक लवण बनाया, तो द्विक लवण बनाने पर हमने क्या देखा था कि हमारे पास पोटेशियम था, सल्फेट था, एल्युमिनियम था। हमारे पास क्या था, जब हमने द्विक लवण का निर्माण किया तो द्विक लवण के निर्माण के लिए हमारे पास के था, SO4 था, Al था, H2O था। जबकि हम उपसहसंयोजी यौगिक का जब मैंने निर्माण किया तो हमारे पास FeCN का होल ट्वाइस था और KCN था। द्विक लवण में क्या किया गया, जैसे द्विक लवण बना हमारा उसमें हमने जल मिलाया, तो जल मिलाने पे क्या हुआ कि जो पोटेशियम था ये K+ अलग हो गया, सल्फेट यहाँ से अलग हो गया, एल्युमिनियम यहाँ से अलग हो गया, मतलब जो जिससे बना था वो सारे सबके सब अलग हो गए। द्विक लवण बने और बनने के बाद वाटर मिलाया, विलन आया, सबको अलग कर दिया, मीन्स ये सब अलग हो गए। लेकिन अगर हम ये देखें ये वाला कंपाउंड, तो इस कंपाउंड में हमारा हुआ क्या है बेटा कि यहाँ पर ये वाला कंपाउंड जो है ये केवल K+ से नहीं मिलकर बना, केवल यहाँ पे K+ नहीं था, यहाँ पे CN भी तो था। अगर इसको सही से टूटना चाहिए था तो यहाँ पे ये Fe से मिलकर बना था, इसको Fe यहाँ पे टूटना चाहिए था, 2 CN थे तो 2+ के चार्ज में टूटना चाहिए था। यहाँ पे Fe को CN था तो CN को यहाँ पे साइनाइड भी टूटना चाहिए था, माइनस में टूटना चाहिए था, 2 साइनाइड थे, 2 CN माइनस टूटना चाहिए था। पोटेशियम जो था, पोटेशियम हमारा टूटा है बेटा, K+ में टूट गया। साइनाइड था, साइनाइड को टूटना चाहिए था, जो कि नहीं टूटा, जो कि तुम नीचे देख रहे हो। दोनों में बस इतना ही अंतर है। जितने भी द्विक लवण होते हैं ये जिनसे मिलकर बने होते हैं, ये जिन आयनों से मिलकर बने होते हैं, अगर जल मिला दिया उन्हीं आयनों में टूट भी जाते हैं, 100% टूट जाते हैं। जबकि जितने भी द्विक लवण होते हैं ये जिन आयनों से मिलकर बने होते हैं उनमें ये 100% टूटते ही नहीं है। ये Fe2+ से मिलकर बना था, CN- से ये वाला जो कंपोनेंट था K4FeCN का होल 6, ये जो तुमने बनाया ये Fe2+ से मिलकर बना, CN- से मिलकर बना। लेकिन लास्ट में तुमने क्या देखा कि जैसे इसमें जल मिलाया तो ये केवल K+ निकाल रहा है, बाकी Fe टूट ही नहीं रहा, CN टूट ही नहीं रहा। अगर तुम कोशिश भी करोगे कि इसमें हम अगर वाटर मिलाएं, वाटर मिला के यहाँ पे Fe को अलग कर दे तो बेटा ये नहीं टूटता। तो पहली बात हमने सीखी बेटा, क्या सीखा हमने यहाँ पे द्विक लवण में कि जितने भी हमारे द्विक लवण होते हैं, जितने भी हमारे द्विक लवण होते हैं, लिखते जाएं भाई। पहला पॉइंट है द्विक लवण का, द्विक लवण जितने भी होते हैं ये जिन आयनों से मिलकर बने होते हैं, जिन आयनों से मिलकर बनते हैं, मिलकर बनते हैं, उन आयनों में 100% जल मिलाने पर टूट जाते हैं। क्योंकि आपने देखा था तोड़ के अलग दिखा देना। जबकि हम बात करें यहाँ पे उपसहसंयोजी यौगिक की, तो उपसहसंयोजी यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं बेटा ये जिन आयनों से मिलकर बने होते हैं, बिल्कुल इसका विपरीत है बेटा, ये जिन आयनों से मिलकर बने होते हैं अगर इनमें जल मिलाया जाए तो ये 100% उन आयनों में नहीं टूटते। ये पहला टूल हो गया बेटा, ये पहला इसका पोस्टुलेट हुआ, पहला सिद्धांत हुआ द्विक लवण और हमारा उपसहसंयोजी यौगिक में। अगर दूसरी बात अगर हम करें कि दूसरा इसमें अंतर हमारा क्या मिलेगा, तो तुमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर जो ये पोटास फिटकरी थी ये पूरी तरह से टूट गई, और जो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है बेटा उसको हम लोग कभी भी स्थायी नहीं मानते हैं। यहाँ पे K अलग, SO4 अलग, Al अलग, वाटर अलग, सब अलग बेटा, सब के सब अलग हो गए बेटा। जबकि यहाँ बात करें
तो यहाँ पे केवल के अलग हुआ, लेकिन एफिशिएंट को नहीं छोड़ रहा है बेटा, नहीं छोड़ रहा। इसका मतलब ये जितने कंपोनेंट हैं, ये वाले कंपोनेंट हमारे। दूसरा पॉइंट, उपसहसंयोजी यौगिक ज़्यादा स्थायी होते हैं, ज़्यादा स्थायी होते हैं, जबकि जो द्विक लवण होते हैं ये इसकी अपेक्षा बेटा कम स्थायी होते हैं। कम स्थायी क्यों होते हैं? रीजन ये है क्योंकि बेटा वाटर मिलाते हैं तो पूरी तरह से ये टूट जाते हैं अपने आयनों में। तीसरा जो पॉइंट है, ये सभी आयनों का परीक्षण देते हैं, सभी आयनों का परीक्षण देते हैं। परीक्षण का मतलब ये है जिनको जिनको थोड़ा सा अलग हो जाएंगे बेटा यहाँ से, ये K+ का भी परीक्षण देगा, K से मिलकर बना है, K+ का भी परीक्षण देगा, SO4 2- का भी परीक्षण देगा, Al3+ का भी परीक्षण देगा, वाटर का भी परीक्षण देगा, सबका देगा। जबकि ये जो कंपोनेंट हैं ये सभी आयनों के परीक्षण नहीं देते, सभी आयनों के परीक्षण नहीं देते। ये केवल परीक्षण किसका देगा बेटा? K+ का देगा, ना तो Fe का देगा ना तो Cl- का देगा। तो ये ओनली केवल K+ का परीक्षण देगा। तो हमने देख लिया बेटा कि द्विक लवण और उपसहसंयोजी यौगिक में अंतर क्या है। तो सारे पॉइंट्स आप लिखते रहिएगा। यहाँ से टॉपिक हमारा ये हुआ क्लोज। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। योगात्मक या आणविक ठोस हमारा खत्म हो चुका है। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक उपसहसंयोजी यौगिक में। अब अंदर जाते हैं इसके, आखिर क्यों ऐसा हुआ, क्यों ये वाटर में नहीं टूटा। चलो भाई, अगर हम बात करें उपसहसंयोजी यौगिक की, तो उपसहसंयोजी यौगिक के लिए एक छोटा सा इंडेक्स आपको बनाना पड़ेगा। उपसहसंयोजी यौगिक जो है हमारा, पहली बात तो इसको इस ब्रैकेट से हम लोग इंडिकेट करते हैं। ये जो बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ पे हमारा होता है सेंट्रल मेटल एटम और इसके साथ में लगा होता है हमारा लिगैंड। इधर की तरफ बेटा पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर की तरफ तुम्हारा निगेटिव चार्ज होगा। सर कैसे, समझाइए। ये जो डब्बे के अंदर का क्षेत्र है इसको हम लोग बोलते हैं उपसहसंयोजी क्षेत्र। ये जो डब्बे के अंदर का क्षेत्र है इसी को बोलते हैं उपसहसंयोजी क्षेत्र। किसी के अंदर दम नहीं है कि इनको तोड़ के अलग अलग कर पाए। CMA क्या भी बताते हैं, CMA क्या, इसको बोलते हैं उपसहसंयोजी क्षेत्र। और बाहर के जो ये क्षेत्र है बेटा इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक क्षेत्र। ये हमारा है आयनिक क्षेत्र। ये जो CMA है हमारा, ये मोस्टली बेटा D ब्लॉक का एलिमेंट होता है, D ब्लॉक का तत्व होता है ये, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल मेटल एटम। कभी कभी हम लोग इसको CMA की जगह CMI भी बोलते हैं। तो CMI बोलेंगे तो एटम की जगह हम लोग क्या लगा देंगे बेटा? आयन लगा देंगे, सेंट्रल मेटल आयन। कभी कभी एटम के रूप में होगा जब इसके ऊपर चार्ज नहीं होगा, कभी कभी चार्ज होगा तो बेटा इसको हम लोग आयन बोलते हैं। जनरली इसको हम लोग सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ये मोस्टली D ब्लॉक का एलिमेंट होता है, अभी समझ लो। और D ब्लॉक का एलिमेंट होने के कारण, और अगर ये सेंट्रल मेटल एटम है तो D ब्लॉक का एलिमेंट होने के कारण इसका जो D ऑर्बिटल है, D ऑर्बिटल ये खाली होना चाहिए। D ऑर्बिटल की बात करें तो बेटा बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो बेटा। D ऑर्बिटल की बात करें तो D ऑर्बिटल में बेटा 5 कक्षक बनते हैं यहाँ पे हमारे, dxy dy dz x x² - y² dz² हमारे। खाली की बात अगर हम करें, खाली तो D में मोस्टली टोटल भरे जाते हैं बेटा 10 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन हमारे किसी कंपोनेंट में भरे हैं, अगर हम कहें क्या ये सेंट्रल मेटल एटम है तो कभी नहीं होगा बेटा, ये सेंट्रल मेटल एटम हो ही नहीं सकता। इसके लिए D कक्षक इसका खाली होना चाहिए। अगर मान लो इस टाइप से खाली भी हो गया, एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खाली है तो D कक्षक खाली बेटा। यहाँ पे अगर हम कहें D कक्षक खाली है, यहाँ पे कहें खाली है, यहाँ पे कहें खाली है, यहाँ पे कहें खाली है, तो इसका जो D ऑर्बिटल है ये खाली होना चाहिए। ठीक भाई, D ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। सर लिगैंड क्या होते हैं अभी पढ़ेंगे हम लोग। लिगेंड ऐसे कंपोनेंट होते हैं, ये होते हैं भूखा इंसान। ये है बेटा भूखा इंसान। कौन? CMA होता है भूखा इंसान। भूखा किसका होता है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है। क्यों? क्योंकि इसके D ऑर्बिटल जो होते हैं ये पूरे खाली होते हैं बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन ये भरना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन लेता किससा है भाई? कोई भी भूखा इंसान होगा हमेशा उसके पास जाएगा जो अमीर होगा, जिसके पास खाना होगा बेटा। भूखा भूखे पास तो जाएगा नहीं, हमेशा स्थायी बनना चाहेगा। तो ये लिगेंड के पास जाता है। लिगेंड के पास होते हैं भैया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं लिगैंड के पास। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, जैसे हम तुमसे कहें क्या अमोनिया हमारा लिगैंड का काम कर सकता है क्या?
NH3 क्या लिगैंड का काम कर सकता है क्या? तो चलो आओ चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन की बात करें एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2,5। हाइड्रोजन की बात करें एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 1। नाइट्रोजन का आइटम तुम्हारा 1 है और हाइड्रोजन हमारे पास 3 है, 1 2 3। सबके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हम लोग उठाते हैं अंतिम कोष के बेटा। इसके पास नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। हाइड्रोजन के पास 1 है बेटा तो ये हाइड्रोजन का 1, ये हाइड्रोजन का 1, ये हाइड्रोजन का 1। अब ये क्या करते हैं, ये यहाँ से कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं बेटा। स्टेबल होने के लिए यहाँ से ये कर लेते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की कर लेते हैं साझेदारी, जिससे कि नाइट्रोजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाते हैं। जब भी किसी भी कंपोनेंट के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाए, बॉन्ड ना बनाए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो जिसके पास लोन पेयर होगा बेटा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हमेशा तुम्हारा काम करेगा लिगैंड का। और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है? ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ले लेता है ये डी ऑर्बिटल। इसीलिए डी ऑर्बिटल जिसका खाली हो उसी को सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। और डी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो इसीलिए हम मोस्टली बोल रहे हैं कि सेंट्रल मेटल एटम मोस्टली डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ऐसा नहीं कि डी ब्लॉक का ही एलिमेंट ये होगा हमेशा, यहाँ पे इसके पास डी ऑर्बिटल का होना जरूरी है बेटा, डी ऑर्बिटल का होना जरूरी है। तो एक छोटा सा इंडेक्स था, सभी लोग बना लेना भाई। अब बात करेंगे यहाँ पे कि उपसहसंयोजी यौगिक कितने प्रकार के होते हैं या फिर लिगैंड क्या होता है हमारा। तो पहले उपसहसंयोजी यौगिक देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। उपसहसंयोजी यौगिकों के प्रकार, अगर इनके हम टाइप्स देखें कितने प्रकार के होते हैं, तो उपसहसंयोजी यौगिक मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो टाइप है आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पे, जैसे हम 3 एग्जाम्पल आपको बेटा दे रहे हैं। पहला है हमारा K4 FeCN का होल 6। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा CrH2O का होल 5 Cl3। अगला एग्जाम्पल जो हमारा है वो है NiCO का होल 4। और लास्ट है हमारा PtNH3 का होल 4 और PtCl4। देखो भाई ध्यान से, अगर हम तुमसे पूछे बेटा यहाँ पे किसको क्या कहना है, तो ये छोटा सा इंडेक्स तुम्हें याद करना पड़ेगा। इसको आप दिमाग में बैठा लो और बैठालना पड़ेगा। सबसे पहले डब्बे के अंदर एंट्री करोगे तो सेंट्रल मेटल एटम मिलेगा, इसके साथ जो लगा मिलेगा वो लिगैंड हमारा होगा। इधर की तरफ धनायन मिलेगा, इधर की तरफ ऋणायन मिलेगा। अगर इसको हम चार्ज में तोड़ें बेटा, चार्ज में अगर तोड़े तो सबसे पहले इसमें मिलाना पड़ेगा वाटर। अगर इसको चार्ज में तोड़े तो सबसे पहले वाटर मिलाना पड़ेगा। चार्ज में तोड़े वाटर मिलाना पड़ेगा, चार्ज में तोड़े तो वाटर मिलाना पड़ेगा बेटा। जैसे वाटर मिलाओगे तो यहाँ हमने देखा पोटेशियम है बेटा, पोटेशियम 4 है यहाँ पे, तो जो डब्बे के बाहर है वो टूट जाता है, इसीलिए इसको हम लोग आयनिक क्षेत्र कहते हैं बेटा। यहाँ पे 4K+ अलग हो जाएगा और बचा हमारे पास क्या, FeCN का होल 6 माइनस, उसके ऊपर 4 माइनस के चार्ज होगा। इसको अगर हम तोड़ें तो इधर की तरफ ध्यान दो, इधर की तरफ अगर हमें धनायन मिलता है तो बेटा इधर की तरफ हमें मिलता है ऋणायन। इधर ऋणायन अगर मिलता है तो यहाँ हम जानते भी मोस्टली यहाँ पे Cl हमारा है, Cl टूटेगा माइनस में, 3 Cl है तो 3 Cl माइनस बेटा। बाकी हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ब्रैकेट में CrH2O का होल 5 और चल रहा है हमारा यहाँ पे। अगर टोटल माइनस के चार्ज देखोगे तो 1 नहीं बेटा 3 है, 3 माइनस के चार्ज है तो इसके ऊपर 3 प्लस के चार्ज होंगे। ये वाला कंपोनेंट देखे तो यहाँ पे ना तो प्लस है ना तो यहाँ पे माइनस है, तो इस पर वाटर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल इसी तरह रहेगा न्यूट्रल NiCO का होल 4। अगर इसकी हम बात करें बेटा, ये वाला कंपोनेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अभी हम तुम्हें बता दे रहे हैं कैसे क्या करते हैं। यहाँ पे जनरली यहाँ पे Cl4 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर प्लेटिनम की यहाँ पे अधिकतम +4 होती है। तो अगर इसको हम तोड़ते हैं तो आगे हम बताएंगे तुम्हें रूल किस तरह से ये टूटता है। PtNH3 पहला वाला हमेशा प्लस में टूटता है बेटा, PtNH3 का होल 4, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज। अगला जो कंपोनेंट है वो है PtCl4, इसके ऊपर माइनस के 2 चार्ज। ऐसा क्यों करते हैं, इसका रीजन भी है।
इसका रीजन भी बता दे रहे हैं तुम्हें यहीं पे। यहाँ पे Cl है, Cl यहाँ पे 4 है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहीं से फाइंड कर लो। जिसको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना था अभी हम सिखाएंगे। यहाँ पे प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसको हमने मान लिया x बेटा। एक Cl की -1 होती है बेटा, Cl यहाँ पे 4 है तो माइनस की हो गई 4, बराबर रख दो बेटा 0, तो x बराबर आ गया तुम्हारा +4। जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर आया, अगर दोनों तरफ तुम्हें डिब्बे दिख रहे हैं तो जो भी ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हारी आ रही है उसका हाफ कर दो बेटा। 4 का हाफ करेंगे तो +2, 4 का हाफ करेंगे, हाफ कर दो मतलब पहले 2 के टुकड़े में डाल दो इसको। एक के ऊपर प्लस लगा दो, एक के ऊपर माइनस लगा दो। जो पहले वाला आ रहा है, जो पहले वाला है बेटा उस पर हमेशा प्लस का लगा दो, दूसरे वाले पे माइनस का लगा दो। वैल्यू कितनी बेटा 2, तो +2, दूसरे पे -2, यही चीज़ मैंने लिखा है। पहला वाला +2 पे, दूसरा वाला -2 पे। आगे इसका रीजन भी बताएंगे ऐसा क्यों करते हैं भाई तोड़ के, ठीक। तो यहाँ पे उपसय संयोजी यौगिक के प्रकार पढ़ रहे हैं। ये पहला प्रकार है बेटा आवेश के आधार पे, सबको हमने आवेश पे तोड़ा है, आवेश के आधार पे हमने देखा है। तो यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये धनायन है और ये जो है ये ऋणायन है। अब यहाँ का जो धनायन है, इस धनायन को क्या कहेंगे और इस ऋणायन को क्या कहेंगे, इस धनायन को क्या कहेंगे और इस ऋणायन को क्या कहेंगे। ये जो धनायन है, इस धनायन को हम लोग बोलते हैं धनायन। पहले कुछ बातें समझ लो बेटा। धनायन को यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कैटायन, बिल्ली से प्राप्त हुआ आयन कैटायन। और जहाँ पे माइनस का चार्ज आएगा उसको बोलेंगे ऋण आयन। ऋण आयन को जनरली हम लोग बोलेंगे एनायन। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उपसय संयोजी यौगिक है बेटा, इसको बोलते हैं के ऊपर प्लस है बेटा, इसको बोलते हैं सिंपल कैटायन। ये कैटायन सिंपल है, इसके पास कोई ब्रैकेट नहीं लगा, सिंपल कैटायन। एंड अब ये डब्बे जो है, जो ये डब्बे को ध्यान रखना, इस डब्बे को हम लोग उपसय संयोजी यौगिक कहते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। थोड़ा इंग्लिश में बेटा याद कर लेना क्योंकि हिंदी इसकी थोड़ी ज़्यादा जटिल है। सिंपल कैटायन जो तुम्हारा धनायन है ये सिंपल है, सिंपल कैटायन। एंड कॉम्प्लेक्स, डब्बे को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स और माइनस को बोलेंगे एनायन। तो ये पहला टाइप हुआ तुम्हारा। आवेश के आधार पे उपसय संयोजी यौगिक जो हमारे हैं ये 4 प्रकार के होते हैं बेटा, 1, 2, ये 3 और ये 4। पहला वाला जो है हमारा वो है सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। दूसरा वाला अगर देखें तो यहाँ पे जो ऋणायन है, ऋणायन मीन्स एनायन, एनायन हमें सिंपल दिख रहा, जो पहले दिख रहा सिंपल दिख रहा, तो इसको बोलेंगे हम लोग सिंपल एनायन, सिंपल एनायन। एंड प्लस वाले को डब्बे को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स बेटा, और प्लस वाले को हम लोग बोलते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स है। डब्बे को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स और प्लस वाले को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, प्लस वाले को बोलते हैं कैटायन, तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन सॉरी। तो सिंपल एनायन, माइनस वाला जो है वो सिंपल है, माइनस वाला जो है बेटा वो सिंपल है, सिंपल एनायन एंड कॉम्प्लेक्स कैटायन। इसका जो कॉम्प्लेक्स है डब्बा जो है उसके ऊपर प्लस का चार्ज लगा हुआ है तो कॉम्प्लेक्स कैटायन हो गया। इसको अगर हम बोलें तो इसको बोलते हैं हम लोग, कोई भी चार्ज नहीं आ रहा है तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। और इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे जो डब्बा है ये भी कॉम्प्लेक्स है और ये भी कॉम्प्लेक्स है बेटा। ये भी कॉम्प्लेक्स तुम्हारा कैटायन के रूप में, ये भी कॉम्प्लेक्स तुम्हारा एनायन के रूप में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेके बेटा अच्छे से नोट कर लेना। ये पहला टाइप है तुम्हारा आवेश के आधार पे। दूसरा देखते हैं बेटा लिगैंड के आधार पे। लिगैंड के आधार पे हमारा उपसय संयोजी यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। टाइप 1 था आवेश के आधार पे। दूसरा हम लोग देखेंगे लिगैंड के आधार पे। लिगैंड के आधार पर, लिगैंड क्या होते हैं अभी हम आगे समझेंगे। लिगैंड के आधार पे उपसय संयोजी यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं होमोलैप्टिक संकर के नाम से जाने जाते हैं ये, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है हेटेरोलैप्टिक
लैप्टिक संकर, होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक, दोनों बड़े सिंपल हैं बेटा। दोनों सिंपल कैसे, ऐसे समझना है। मान लो एक कंपोनेंट है तुम्हारा, हमने ले लिया K4FeCN का होल 6, या फिर दूसरा एग्जांपल ले लिया हमने यहाँ पे K3FeCN का होल 6, या फिर अगला एग्जांपल हमने ले लिया CrH2O का होल 5 Cl3, या फिर ले लिया हमने अगला NiCO का होल 4। ये चारों एग्जांपल को ध्यान से देखो, 4 एग्जांपल फिर से लिखने जा रहे हैं। अगला है K4, इसी को थोड़ा चेंज कर देते हैं, FeCN का होल 5 और साथ में हमने रख दिया यहाँ पे H2O, और रख दिया बेटा यहाँ H2O, ठीक है, H2O CN का यहाँ पे कर लो होल 4 और रख दिया यहाँ पे H2O और साथ में रख दिया हमने यहाँ पे Cl2, ठीक। दूसरा कंपोनेंट हमने यहाँ पे ले लिया CrH2O का होल 4 Cl2 Cl। दोनों एग्जांपल में बेटा कंपेयर करो, दोनों में कुछ तो अंतर दिख रहा होगा, दोनों में कुछ तो अंतर आपको दिख रहा होगा भाई। यहाँ पे अगर दोनों में अंतर देखें तो क्या है, जैसे डब्बे के अंदर हम एंट्री करते हैं, तुम्हें बाहर से मतलब नहीं है, केवल तुम्हें यहाँ पे मतलब है। संकर का मतलब क्या होता है, ये कुछ बातें बेटा अभी समझ लो। कहीं पे भी उपसय संयोजी आए, सब एक ही बातें हैं, या फिर कहीं पे संकर आए या कहीं पे संकुल आए, ये सब एक ही बातें हैं बेटा। उपसय संयोजी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेशन बोल दिया हमने, या कोऑर्डिनेट कंपाउंड। संकर को बेटा हम लोग जनरली कॉम्प्लेक्स इसको भी बोलते हैं, और संकुल को भी हम लोग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, जैसे अभी हम लोग ने कॉम्प्लेक्स की बात की थी। अभी जनरली ये बताता किसका है, ये डब्बे के बारे में बताता है, केवल इस बॉक्स के बारे में बताता है। अब लीगैंड के आधार पे अगर हम लोग पढ़ रहे हैं उपसय संयोजी यौगिक के प्रकार, तो केवल तुम्हें देखना है लीगैंड। जैसे डब्बे के अंदर एंट्री करते हो तो हमें सबसे पहले मिलता है सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लगा मिलता है वो है हमारा लीगैंड। यहाँ पे हमने देखा लीगैंड जो है केवल Cn है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसके साथ में जो लगा है ये है लीगैंड, और लीगैंड यहाँ पे केवल और केवल Cn है, केवल Cn। यहाँ पे भी जो लीगैंड है ये केवल हमारा Cn है बेटा। यहाँ पे अगर देखें, डब्बे के अंदर एंट्री करें, डब्बे को देखो बेटा, केवल डब्बे के अंदर देखना है। अंदर अगर देखें तो यहाँ पे हमारा जो लीगैंड है वो H2O है, केवल H2O है। यहाँ डब्बे के अंदर अगर हम एंट्री करें तो यहाँ पे हमारा केवल CO है। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें, डब्बे के अंदर एंट्री देखें तो बेटा पहला तो सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। बाकी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा लीगैंड नंबर फर्स्ट है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं Cn। तो यहाँ पे ये लीगैंड नंबर सेकेंड है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं H2O। तो यहाँ पे ये लीगैंड नंबर थर्ड है, L3 बोल दिया बेटा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं Cl2 या Cl। यहाँ पे अगर हम देखें, डब्बे के अंदर एंट्री करें तो ये हमारा लीगैंड नंबर फर्स्ट है, H2O है, और यहाँ पे देखें तो ये लीगैंड नंबर सेकेंड है, जो कि हमारा Cl का काम कर रहा है या Cl2 है। तो दोनों में अंतर क्या है, होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक का मतलब क्या, होमो का मतलब ही हमेशा होता है एक जैसा, होमो का मतलब होता है एक जैसा, देखिए हेटेरो का मतलब होता है बेटा अलग अलग, भिन्न भिन्न। तो ऐसा संकर या ऐसा उपसय संयोजी यौगिक जिसमें एक जैसा क्या हो बेटा, लीगैंड हो। ऐसा उपसय संयोजी यौगिक जिसके अंदर एक जैसा लीगैंड हो। एक जैसा लीगैंड का मतलब Cn है तो केवल Cn है तो केवल Cn हो, H2O हो तो केवल H2O हो लीगैंड के रूप में, CO हो तो केवल CO हो। जबकि हेटेरोलैप्टिक की बात करें, हेटेरो का मतलब होता है भिन्न भिन्न। ऐसा उपसय संयोजी यौगिक या ऐसा संकर यौगिक जिसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के लीगैंड उपस्थित हो। और तुम देख रहे हो बेटा एग्जाम्पल में, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लीगैंड हमारा Cn भी है, H2O भी है और Cl भी है, तीनों अलग अलग टाइप के लोग हैं। ऊपर वाले में देखें तो केवल एक टाइप का इंसान है बेटा। तो ऐसा उपसय संयोजी यौगिक जिसमें केवल एक ही जैसा लीगैंड हो,
सारे एग्जांपल देख लो, एक ही जैसा अगर लीगेंड है बेटा तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोलैप्टिक संकर, और जिसमें अलग अलग टाइप के लीगेंड आ जाएं, अलग अलग टाइप के लीगेंड आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोलैप्टिक संकर। तो ये हमारा हो गया होमोलैप्टिक, दूसरा हो गया हेटेरोलैप्टिक। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे केवल लीगैंड की। लीगैंड क्या होते हैं भाई, अब अपनी बात हम लोग करते हैं लीगैंड की। चलो भाई, अब बात की जाए यहाँ पे लीगैंड की। लीगैंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहीं से आना स्टार्ट होता है। इसको हम लोग भीषण इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। लीगैंड क्या होते हैं भाई, जनरली लीगैंड की बात करें, अभी हमने स्टार्टिंग की थी, अगर हम पूछे तुमसे अमोनिया लीगैंड है तो बिल्कुल है सर, क्योंकि अमोनिया के लास्ट सेल में, अमोनिया की बात करें एटॉमिक नंबर देखें तो लास्ट सेल में बेटा 2,5, लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन अमोनिया के कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है। 5 में से ये बना रहा है 3 बॉन्ड, 5 बनाने चाहिए थे, बना रहा है 3 बॉन्ड, बचे कितने बेटा 2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेष होंगे, इसके पास है ये लोन पेयर। तो लीगैंड ऐसे कंपोनेंट होते हैं, लीगैंड ऐसे अणु, लीगैंड ऐसे परमाणु अणु या आयन होते हैं जिनके पास लोन पेयर होता है। बस खत्म कहानी, तो इतना देखना। लीगैंड क्या होते हैं, लीगैंड हमेशा हम उसको बोलेंगे, लीगैंड हमेशा उसको बोलेंगे, अमोनिया को अगर लीगैंड कह रहे हैं भैया तो इसके पास लोन पेयर है। लीगैंड तुम्हारा ऐसा परमाणु भी हो सकता है, परमाणु की बात करें जो अकेला हो बेटा, जैसे हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन की बात करें, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये लीगैंड का काम कर सकता है बेटा। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास होता है, तो इसके पास 2 लोन पेयर है परमाणु के रूप में। अणु की बात करें, अगर Cl2 बन जाए बेटा तो Cl2 के बाद क्या होगा बेटा, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में चला जाता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड में बनाने में चला गया बेटा तो इसके पास लोन पेयर अगर हम देखें कितने बचेंगे, सॉरी बेटा, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे होंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लोन पेयर अगर इस क्लोरीन के पास देखें तो हम कहेंगे भैया इसके पास लोन पेयर जो हैं वो 3 हैं। लेकिन अगर हम Cl2 की बात करें तो Cl2 में हमारा ये 1 2 3, ये 1 ये 2 ये 3। जो बच्चे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर नहीं जानते देख लो, एटॉमिक नंबर होता है 17287। आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि हमने क्लोरीन को अकेले दिखाया, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, और ये इलेक्ट्रॉन इसका चला गया बॉन्ड बनाने में, ये जो स्टार इलेक्ट्रॉन था इसके पास अगर देखें 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन इसका ये बॉन्ड बनाने में चला गया। हाँ, इस Cl को सर हम क्या कहेंगे, इस Cl को हम लोग बोलेंगे परमाणु, ये परमाणु के रूप में अलग है बेटा, ये केवल अकेला Cl है। इस Cl2 को हम लोग क्या कहेंगे सर, ये जो है इसको हम लोग अणु बोलेंगे बेटा, Cl2 है। तीसरी बात क्या, हमने आयन की भी बात की, बिल्कुल सही बात है, Cl आयन के रूप में भी हो सकता है, जैसे Cl- की अगर बात करें बेटा, जिसके ऊपर जितने माइनस होते हैं उतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। जनरली अगर हम Cl के पास देखें तो 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, लेकिन जैसे ही एक माइनस का निशान लगा देते हैं एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है बेटा, 7 की जगह कितने हो गए बेटा इसके पास 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक इलेक्ट्रॉन और दिखाना पड़ेगा, ये हो गए 8। अगर हम कहें बेटा अब इसके पास लोन पेयर कितने हैं तो हम कहोगे सर जी 4। तो लीगेंड ऐसे कंपोनेंट होते हैं, लीगेंड ऐसे परमाणु अणु या आयन होते हैं जिनके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। अब लीगेंड के टाइप भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लीगेंड कितने टाइप का होता है भाई। तो लीगेंड के प्रकार हम लोग देखने जा रहे हैं। लीगेंड के प्रकार, तो जनरली बेटा अभी हमने तुमसे लीगेंड की बात की, लीगेंड ऐसा कंपोनेंट होता है जिसके पास कम से कम लोन पेयर बेटा जोड़ होता है।
इसके पास लोन पेयर जोड़ होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते हैं। अब भाई जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, जो बॉन्ड बनाने के बाद भी अपने पास इलेक्ट्रॉन रख रहा है बेटा, तो सिंपल सी बात है, ये हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी को देना पड़ेगा। दुनिया का रूल होता है बेटा, ना तो कोई कमी पे रहना चाहता, ना तो कोई अधिकता पे रहना चाहता है। अगर इसके पास लोन पेयर है तो लोन पेयर किसी ना किसी को देगा। अगर ये लोन पेयर किसी ना किसी को देगा तो लिगेंड हमेशा और हमेशा काम करता है दाता परमाणु का। ये दाता परमाणु होता है। और जब भी ये लोन पेयर किसी को देता, किसको देता है भाई? ये लोन पेयर और किसी को थोड़ी ना देगा, ये सेंट्रल मेटल एटम को देता है। सेंट्रल मेटल एटम, जिसको जनरली हम लोग मेटल बोल देते हैं, धातु बोल देते हैं, इसी के साथ हमारा लिगेंड लगा होता है। ये लोन पेयर अपना जो है लोन पेयर, ये लोन पेयर देता है इस मेटल को, जिसको हम लोग इस तरह से दिखा देते हैं। तो ये वाला बॉन्ड बेटा बचपन से तुम लोग पढ़ते चले आ रहे हो, इसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं उपसह संयोजी बंध। और यहीं से हमारा जो यौगिक बनता है उसको बोलते हैं उपसह संयोजी यौगिक। इसीलिए शुरुआत में मैंने बताया था, जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होना चाहिए, जो सेंट्रल मेटल एटम हो, उसके पास भी ऐसी टेंडेंसी होनी चाहिए कि भैया वो इलेक्ट्रॉन ले। तो लिगेंड ऐसा कंपोनेंट होता है जिसके पास लोन पेयर होता है, और ये लोन पेयर हमेशा सेंट्रल मेटल एटम को देता है। और सेंट्रल मेटल एटम को जब लोन पेयर देता है तो उपसह संयोजी बंध बना देता है। उपसह संयोजी बंध बनाने के कारण ये कंपोनेंट उपसह संयोजी यौगिक कहलाते हैं। अगर हम उपसह संयोजी यौगिक की बात करें तो इसके अंदर लिगेंड की बड़ी इंपॉर्टेंस है भाई। जिसको लिगेंड नहीं तैयार उसका कुछ भी नहीं तैयार भाई। लिगेंड के अगर प्रकार देखें तो पहला जो लिगेंड है उसको बोलते हैं हम लोग एक दंती लिगेंड। एक दंती लिगेंड, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोडेंटो लिगेंड। मोनोडेंटो लिगेंड, एक दंती लिगेंड। एक दंती लिगेंड क्या होते हैं? मान लो कोई लिगेंड है, मान लो Cl है। Cl के पास, अगर हम Cl नहीं, जनरली हमने कोई लिगेंड कह दिया, ये मान लो लिगेंड है, ठीक। और हमने इससे कहा कि इसके पास एक लोन पेयर, इसके पास दो लोन पेयर, इसके पास तीन लोन पेयर। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? चार। किसी लिगेंड के पास मैक्सिमम चार, या किसी एटम के पास मैक्सिमम चार लोन पेयर हो सकते हैं। अगर हमने कहा ये जो लिगेंड है ये केवल अपने पास से एक लोन पेयर दे रहा है, तो हम लोग बोलेंगे इसको एक दंती लिगेंड। अगर ये अपने पास से इसके साथ साथ कहता है ये भी लोन पेयर ले जाओ, अगर ये दो लोन पेयर दे रहा है बेटा, तो इसको हम लोग बोल देते हैं द्विदंती लिगेंड। अगर दो के साथ कहता है भैया एक लोन पेयर और ले जाओ मेरा, अगर तीन लोन पेयर एक बार में दे दे तो इसको बोलते हैं त्रिदंती लिगेंड। और एक बार में अगर चार लोन पेयर बेटा दे दे तो इसको बोलते हैं बेटा पॉलीडेंटो लिगेंड, चतुर्दंती लिगेंड। तो जनरली होता क्या है बेटा कि एक दंती लिगेंड का मतलब ही तुमने यहाँ पे देखा, जब हमने स्टार्टिंग की तो हम यही बात तुमसे कह रहे हैं कि एक दंती लिगेंड ऐसे लिगेंड होंगे, ऐसे लिगेंड जो कि एक बार में केवल एक लोन पेयर देते हैं। जो एक बार में केवल एक लोन पेयर देता हो बेटा उसको हम लोग एक दंती लिगेंड कहते हैं। जो एक बार में एक लोन पेयर देता हो उसको बेटा हम लोग एक दंती लिगेंड कहते हैं। अब एक दंती लिगेंड के बहुत सारे बेटा एग्जांपल हमारे पास हैं, उनको कुछ आपको याद भी करना पड़ेगा। जैसा हमारा H2O हो गया, NH3 हो गया, CO हो गया, कोबाल्ट नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड है बेटा। अगला हमारा पिरिडीन हो गया, पिरिडीन बेटा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है यहाँ पे। और अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारा हो गया फास्फीन हो गया, PS3 हो गया। और अगर हम देखें यहाँ पे एक दंती में तो Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया हमारा, और Cn हो गया, Nc हो गया, NO2 हो गया, ONO हो गया। और अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारा SCN हो गया, NCS हो गया। और अगर हम देखें यहाँ पे NCS हो गया हमारा, H- हो गया, OH- हो गया, O2- हो गया, O1- हो गया। और अगर हम यहाँ पे देखें बेटा हमारे किस टाइप से NO2 हो सकता है, NO3 हो सकता है, NO2 है, NO2 हो चुका है शायद, तो NH2 हो गया, NH2- या NH2-, NH2-।
सभी बच्चे इनके नाम जो लिखते जाएंगे। H2O की बात करें तो इसको हम लोग एक्वा कहते हैं बेटा। NH3 की बोलें तो इसको हम लोग अमोनिया नहीं एमीन के नाम से जानेंगे। एमीन AMMINE, इसको हम लोग एमीन ऐसे बोलते हैं बेटा। CO को हम लोग बोलेंगे कार्बोनिल, कार्बोनिल, इसको बोलते हैं हम लोग हैं पिरीडिन, पिरीडिन, इसको जनरली हम लोग PY से इंडिकेट कर देते हैं। इसको पूरा नाम बोलेंगे बेटा फास्फीन। अब Cl है तो Cl इस तरह से नहीं आएगा, माइनस के रूप में आएगा, Br-I-, इसको जनरली हम लोग बोलेंगे क्लोराइड, क्या आप लोग जानते हैं क्लोराइड। Br ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, और I को बोलेंगे आयोडाइड। अभी सबके सिंपल नेम मैं बता रहा हूँ। Cn माइनस के रूप में होगा जिसको हम लोग बोलेंगे साइनाइड। Nc को बेटा हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, माइनस के रूप में ये भी होगा। NO2 माइनस के रूप में होगा बेटा, NO2 भी माइनस के रूप में है, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रो, केवल नाइट्रो, इसको बोलते हैं नाइट्राइटो या नाइट्राइट। HCN बेटा Cn को अगर साइनाइड बोलते हैं तो HCN को बोलते हैं थायोसाइनाइड, थायोसाइनाइड। NCS को क्या बोलेंगे बेटा, जैसे Cn का NC हो गया तो आइसो लगा दो, तो आइसो थायोसाइनाइड के नाम से जानते हैं। H-, H के ऊपर प्लस होता है तो उसको प्रोटॉन बोलते हैं बेटा। H के ऊपर अगर माइनस आ जाए तो इसको बोलते हैं हाइड्राइड, हाइड्राइड। OH-, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें O2- की तो बेटा ये होता है हमारा ऑक्साइड। O के ऊपर एक माइनस, इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड। NH2 को बोलते हैं बेटा हम लोग एमाइड, और NH2- को बोलते हैं इमाइड। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये तो इनके सबके कॉमन नेम है, ये सभी के हैं कॉमन नेम। ये सारे कॉमन नेम आपको याद होने चाहिए, पहले सभी लोग कॉमन नेम इसके लिख लीजिएगा बिल्कुल इसी तरह, सभी के कॉमन नेम है। अब क्या ये लीगैंड के रूप में काम करते हैं? लीगैंड के लिए एक बात होना जरूरी है, वो है लोन पेयर। अगर लोन पेयर की बात करें तो यहाँ पे लोन पेयर ऑक्सीजन के पास होता है बेटा, केवल हम लोन पेयर को हम यहाँ पे स्टार से दिखा देंगे। यहाँ पे लोन पेयर नाइट्रोजन के पास होता है, यहाँ पे लोन पेयर बेटा ऑक्सीजन के पास होता है, यहाँ पे लोन पेयर तुम्हें दिख रहा होगा नाइट्रोजन के पास है, यहाँ फास्फीन के पास लोन पेयर होता है बेटा। यहाँ पे Cl अकेला है तो लोन पेयर होगा, Br के पास लोन पेयर, I के पास लोन पेयर, स्टार से दिखा दे रहा है बेटा। Cn- की बात करें तो यहाँ पे लोन पेयर बेटा तुम्हारा होता है कार्बन के पास। यहाँ पे लोन पेयर देखें तो यहाँ पे कार्बन के पास होता है बेटा लोन पेयर, और यहाँ पे होता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। NO2 की बात करें तो NO2 में लोन पेयर बेटा नाइट्रोजन के पास होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। HCN की बात करें तो S के ऊपर लोन पेयर होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन पे लोन पेयर है, हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, NH2 में नाइट्रोजन पे, NH2- में नाइट्रोजन पे लोन पेयर। अब ऊपर के जरा तुम ये कंपाउंड देखो, H2O, NH3, CO या पिरीडिन, PY या फास्फीन। शुरुआत के अगर हम यहाँ तक कंपाउंड देखें ये, तो इन लीगैंड पे अगर हम देखें कोई चार्ज आ रहा है, H2O पे कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी प्लस या माइनस तुम्हें नहीं दिख रहा बेटा, तो इनको हम लोग बोलते हैं उदासीन लीगैंड। उदासीन लीगैंड के नाम से ये जाना जाता है। उदासीन लीगैंड का जनरली नाम हम लोग लिखते हैं, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं H2O को एक्वा, एमीन, कार्बोनिल, पिरीडिन, फास्फीन। लेकिन जैसे ही लीगैंड पे माइनस का चार्ज आता है तो ये अपना नाम ही चेंज कर देता है। जैसे ही लीगैंड के ऊपर कभी भी माइनस का चार्ज आएगा, इस तरह के जितने भी कंपाउंड है बेटा, जैसे NO2 को बोलें तो इसको जनरली हम लोग नाइट्रो बोलते हैं, नाइट्रो बोलते हैं, या इसका सही नाम अगर NO2 का बताएं हम लोग, चलो नाइट्रो ही बोल दो अभी। अब जैसे Cl- है तुम्हारा, तो IUPAC हमसे कहती है, ये तो कॉमन नेम आप याद कर लीजिएगा। अगर ये लीगैंड के रूप में कोई कंपोनेंट होता है, जैसे एक एग्जांपल हम तुमसे देते हैं कि एक Cl मान लो हमारा यहाँ पे है और एक Cl हमारा यहाँ पे, क्या सर दोनों के नाम एक जैसे होंगे? जो डब्बे के अंदर होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीगैंड, और जो डब्बे के बाहर है बेटा उसको हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। इधर की तरफ देखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ऋण आयन। इस Cl की अगर बात करें तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लोराइड। ये तो क्लोराइड बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इस Cl को अगर हमने क्लोराइड बोल दिया तो ये 100% गलत हो जाएगा। मतलब लीगैंड के नाम में कुछ ना कुछ चेंजमेंट आता है। अब चेंजमेंट क्या आता है? IUPAC हमसे कहती है जिसके नाम के अंत में
ITE आ जाए या ATE आ जाए या IDE आ जाए, तो अगर इनको लिगैंड बनाना है, जैसे इस क्लोराइड के नाम के अंत में IDE आ रहा है, ध्यान से देखो बेटा, क्लोराइड के नाम के अंत में IDE आ रहा है, जैसे क्लोराइड यहाँ देख लो IDE आ रहा है बेटा। अगर इसको लिगैंड बनाना है तो हमें बस E हटा के O लगाना पड़ेगा। 8 है तो I2 हो जाएगा, 8 है तो A2 हो जाएगा, और आइड है तो आइडो हो जाएगा। जैसे हम बात करें, अगर इसको लिगैंड बनाना है Cl- को, इस रूप में अगर इसको हमें देखना है, बाहर है तो क्लोराइड है, बिल्कुल सही है भाई। अंदर है तो क्लोराइड नहीं बोलेंगे बेटा, ई हटा देंगे ओ लगा देंगे, ई हटा देंगे ओ लगा देंगे बेटा। जहाँ जहाँ ई दिख रहा ओ लगा दो, जहाँ जहाँ ई दिख रहा ओ लगा दो बेटा, जहाँ जहाँ आपको ई दिख रहा है सब जगह ओ लगा दो। ई की जगह ओ, ई की जगह ओ, ई की जगह ओ, ई की जगह ओ, नाम लेना खुद सीख जाओगे बेटा। ई की जगह ओ, ई की जगह ओ, ई की जगह ओ, ई की जगह ओ। अब देखो नाम पूरा चेंज हो गया बेटा। क्लोराइडो, क्लोराइड नहीं क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, साइनाइडो, आइसोसाइनाइडो, नाइट्रो, नाइट्राइटो, थायोसाइनाइडो, आइसोथायोसाइनाइडो, हाइड्राइडो, हाइड्रो, हाइड्रा ऑक्साइडो, हाइड्रा ऑक्साइडो, ऑक्साइडो, परऑक्साइडो, एमाइडो, इमीडो, इन सभी के नाम आपको याद होने चाहिए। अभी हम कुछ और देखते हैं। ये सब के सब एक दंती लिगैंड है, ये सब एक बार में एक लोन पेयर देंगे, ध्यान रखना। ये आपको ध्यान रखना है कि एक दंती लिगैंड एक बार में एक ही लोन पेयर ये देगा। और भी कुछ एक दंती लिगैंड हम लोग देखते हैं भाई। एक दंती लिगैंड में जैसे हमारा आ जाएगा, और भी हमारे पास हैं, जैसे बेटा HCOO माइनस, CH3COO माइनस। और अगर हम देखें एक दंती लिगैंड में हम और देखना चाहें बेटा, तो NO हमारा आ सकता है, ट्राइफेनिल फास्फीन आ सकता है हमारा, सल्फाइड आ सकता है, SF2 माइनस आ सकता है, और हमारा आ सकता है फास्फीन। अगर बनाना है इसमें 3 फेनिल ग्रुप लगा दो बेटा, ये पहला फेनिल, ये दूसरा फेनिल, और ये तीसरा फेनिल। इसको जनरली हम लोग कुछ स्टेप से भी दिखा देते हैं कि 3 रिंग हैं बेटा, और ये 3 रिंग एक फास्फोरस से जुड़ी हुई है। सभी बच्चे इस रिंग को C6H5 के नाम से जानते होंगे। ये कंपोनेंट हमारा हो गया, या फिर हमारा हो सकता है यहाँ पे NO हो सकता है, NO, केवल NO। अब इनका नाम क्या होगा बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं जनरली फॉर्मेट के नाम से जानते हैं, कॉमन नेम है। इसको हम लोग एसीटेट बोलते हैं, इसको हम लोग सल्फाइड बोलते हैं, सल्फाइड। इसको हम लोग बोलते हैं 1 फेनिल, 2 फेनिल, 3 फेनिल, इसको बोलते हैं ट्राईफेनिल। और कंपोनेंट ये होता है बेटा फास्फीन। फास्फीन का फॉर्मूला जैसे PH3 होता है बेटा, यहाँ से अगर हटा दोगे जैसे PH3 तुम्हारा बन सकता है। इसको हम लोग जनरली फास्फीन बोलते हैं बेटा। अभी हम लोग ने देखा था फास्फीन, तो फास्फीन की जगह हमने फेनिल लगा दिया, तो ट्राईफेनिल फास्फीन के नाम से ये कंपोनेंट हो गया। यही वाला कंपोनेंट ये है बेटा। और NO को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, नाइट्रोसो। हाँ, क्या सर किसके नाम में चेंजमेंट आएगा? किसके नाम के लास्ट में तुम्हें ई दिख रहा है? इसके नाम के लास्ट में ई तुम्हें दिख रहा है। जनरल नाम अगर इसका फॉर्मेट, अगर ये लीगैंड बन गया, अगर ये लीगैंड आ गया मीन डब्बे के अंदर आ गया, मीन्स फिर से समझ लो बेटा, अगर HCOO डब्बे के अंदर है और HCOO डब्बे के बाहर है, डब्बे के बाहर है बेटा, तो HCOO को हम लोग जनरली बोलेंगे फॉर्मेट। कभी तुम्हें चार्ज दिखेगा नहीं, ये तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि भैया इसके ऊपर 1 माइनस का चार्ज है, इसके ऊपर 1 माइनस का चार्ज है, याद करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे फॉर्मेट बोलेंगे, लेकिन अगर डब्बे के अंदर बेटा हो गया तो IUPAC रूल लगा देंगे। जिसके भी लास्ट में ई है तो ई हटा के ओ लगा दो, तो इसको फॉर्मेट की जगह फॉर्मेटो, एसीटेट की जगह एसीटेटो, सल्फाइड की जगह सल्फाइडो। बाकी यहाँ पे नाम के अंत में बेटा ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल वाले के नाम के अंत में कुछ भी नहीं लगाते हैं। जो न्यूट्रल वाले हैं बेटा उसके नाम के अंत में कुछ भी चेंजमेंट नहीं करते। ये सभी के नाम आप लोग नोट जो कर लीजिएगा। एक और देखते हैं बढ़िया एग्जांपल।
ग्लाइसिन, सभी बच्चों को अल्फा एमिनो एसिड मैंने पढ़ाया था। अल्फा एमिनो एसिड क्या होता था, एक ऐसा कार्बन होता था जिसमें COOH भी होता था और NH2 भी होता था, एक एल्किल ग्रुप होता था और साथ में H लगा होता था। COOH के बगल वाला कार्बन अल्फा होता था और अल्फा पे NH2 लगा होता था, तो इसको हम लोग बोलते थे अल्फा, NH2 को बोलते थे एमिनो, COOH होता था एसिड, अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड के बहुत सारे टाइप्स हम लोग ने देखे थे। मान लो R यहाँ पे वेरिएबल होता था, अगर यहाँ पे हम H लगाते हैं तो इस अल्फा एमिनो एसिड को हम लोग जनरली नाम देते थे NH2। और ध्यान से देखोगे ये हो गया CH2, NH2 CH2 और चल रहा है तुम्हारा COOH। इसका नाम बेटा होता है ग्लाइसिन। लेकिन अगर यहाँ से अगर हम एक H प्लस को हटा दें तो COO पे एक आएगा माइनस का चार्ज बेटा। तो इतने कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, जिसको जनरली हम लोग GLY के नाम से जानते हैं। तो इसको भी याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहाँ GLY आएगा एक दंती लिगैंड है बेटा, ये भी तुम्हारा एक बार में एक लोन पेयर देता है। तो ये हो गया हमारा एक दंती लिगैंड। अब बात करते हैं द्विदंती लिगैंड क्या होते हैं भाई। द्विदंती लिगैंड, इसको हम लोग बोलते हैं बाईडेंटो लिगैंड। अब बाईडेंटो लिगैंड क्या होता है, जो बेटा एक बार में एक लोन पेयर नहीं देगा, ये एक बार में दो लोन पेयर दे के जाता है। कहेगा भाई हम एक बार में एक लोन पेयर नहीं देंगे, हम एक बार में दे देंगे दो लोन पेयर, लेना हो लो, नहीं लेना हो मत लो। तो इसको एक बार में जो दो लोन पेयर दे दे बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं बाईडेंटो लिगैंड। जैसे बाईडेंटो लिगैंड की अगर बात करें तो कुछ स्पेशल एग्जाम्पल हैं इसके। जैसा है हमारा COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, सभी बच्चे इसका नाम जानते होंगे। ऑक्जेलिक एसिड नहीं जानते तो याद कर लो बेटा, यहाँ से H प्लस हटाया तो एक माइनस, H प्लस हटाया तो एक माइनस बेटा। ऑक्जेलिक एसिड से जो आयन बनता है उसको बोलते हैं ऑक्जेलेट आयन। अगर ये लिगैंड के रूप में अगर ये बनता है तो बेटा लास्ट में ई हटा आ रहा, ई हटा के ओ लगा दोगे, इसको बोलते हैं ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो को जनरली हम लोग OX के नाम से जानते हैं। इस पे लोन पेयर किस पे होगा बेटा, लोन पेयर होगा इस ऑक्सीजन पे बेटा। ये लोन पेयर देने वाला, ये लोन पेयर देने वाला, ये एक बार में दो लोन पेयर बेटा देता है। ये भी ऑक्सीजन कहता हमसे लोन पेयर ले लो और ये भी ऑक्सीजन कहता हमसे लोन पेयर ले लो। तो एक बार में दो लोन पेयर देता है। जो लोन पेयर देता है बेटा उसको हमेशा तीर के द्वारा हम लोग दिखाते हैं इस तरह से। तो ये एक बार में दो लोन पेयर देता है। दूसरा अगर हम इसका एग्जांपल देखें बेटा, तुम्हारा है एथिलीन डाइएमीन, बहुत फेमस है ये एथिलीन डाइएमीन। कैसे फॉर्मूला सर इसका हम बनाएंगे, पहले एथिलीन का फॉर्मूला जानो। एथिलीन होता है बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसका एक बॉन्ड हटा के यहाँ पे NH2 लगा दो और एक बॉन्ड हटा के यहाँ पे NH2 लगा दो बेटा। और नाइट्रोजन पे बेटा लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है बेटा। तो यहाँ से ये लोन पेयर दे सकता है, यहाँ से ये लोन पेयर दे सकता है, एक बार में दो लोन पेयर दे सकता है, इसीलिए ये बेटा द्विदंती लिगैंड है। एक और एग्जांपल इसका हम लोग देखते हैं बेटा, इसको एथिलीन डाइएमीन को जनरली हम लोग EN के नाम से जानते हैं। जनरली बेटा इसको हम लोग बोलते हैं EN। इसके बाद हमारा होता है बाईपीरिडीन। बाईपीरिडीन भी एक स्पेशल टाइप है बेटा। बाईपीरिडीन जो हमारा है ये भी इसका एक स्पेशल टाइप है बेटा, जिसको जनरली हम लोग BIPY के नाम से जानते हैं बाईपीरिडीन को। बाईपीरिडीन क्या होता है, पिरिडीन का फॉर्मूला बेटा, ये हमारा पिरिडीन है। इसको एक और रिंग के साथ एडजस्ट कर देते हैं। ये इतना कंपोनेंट जो हमारा है, इस कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं बाईपीरिडीन। बाईपीरिडीन, इसको हम लोग BIPY के नाम से जानते हैं। तो BIPY अगर आता है तो ये बाईपीरिडीन है। ये भी एक बार में दो लोन पेयर बेटा देता है, यहाँ से ये नाइट्रोजन लोन पेयर देता है, यहाँ से ये नाइट्रोजन लोन पेयर देता है। तो तीन एग्जांपल याद कर लो बेटा, पहला है ऑक्जेलेटो, दूसरा है BIPY मीन्स बाईपीरिडीन, और तीसरा है तुम्हारा EN जिसको बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन। ये सब के सब बेटा तुम्हारे द्विदंती लिगैंड है। अगली बात करें तो अगला जो हमारा टाइप आ जाएगा वो हो जाएगा पॉलीडेंटो लिगैंड। पॉलीडेंटो लिगैंड या बहुदंती लिगैंड। तीसरा जो हमारा है वो है
बहुदंती लिगैंड। अब बहुदंती लिगैंड क्या कहते हैं? ये एक बार में 3 लोन पेयर दे सकते हैं, 4 लोन पेयर दे सकते हैं, 5 लोन पेयर दे सकते हैं, 6 लोन पेयर दे सकते हैं बेटा, इसी तरह एक्सेट्रा इनफिनाइट तक दे सकते हैं बेटा। जो एक बार में 3 लोन पेयर देगा तो उसको हम लोग बोल देते हैं ट्राइडेंटो लिगैंड, त्रिदंती लिगैंड, ट्राइडेंटो लिगैंड। जो एक बार में 4 लोन पेयर देगा बेटा उसको बोलते हैं हम लोग टेट्राडेंटो लिगैंड, चतुर्दंती लिगैंड। जो एक बार में 5 देगा बेटा उसको बोलते हैं पेंटाडेंटो लिगैंड। जो एक बार में 6 लोन पेयर देगा उसको बोलते हैं हेक्साडेंटो लिगैंड। तो चलो आओ पहले 3 वाला देख लेते हैं बेटा। 3 वाले का एग्जाम्पल है तुम्हारा जो एक बार में 3 लोन पेयर देता है बेटा। तो चलो आओ देखते हैं। इसका नाम है एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन ना लो, दूसरा ले लेते हैं, डाई एथिलीन ले लेते हैं। डाई एथिलीन ट्राईएमीन, जिसको बेटा हम लोग डाइन के नाम से जानते हैं, डाइन। ये जो देखेगा पहला वर्ड है डाई एथिलीन। एथिलीन का फॉर्मूला अभी तुम्हें बताया था बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2। डाई एथिलीन कह रहा है, एथिलीन का एक मॉलिक्यूल नहीं, एथिलीन के 2 मॉलिक्यूल लेने, मीन 2 लोग ले लो एथिलीन के, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और तुमसे क्या कह रहा है, ट्राई का मतलब 3 एमीन लगाने, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ से हटाओ, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ से हटाओ बेटा, एक NH2 यहाँ लगा दो, एक NH2 यहाँ लगा दो। अब बचा ये दोनों कार्बन, इस पे NH2 नहीं लगा बेटा, इस पे NH2 लगा भी नहीं सकते, इस पे हम लगा दे रहे हैं NH, जिससे कि नाइट्रोजन की वैलेंसी हमारी गड़बड़ ना हो। नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड मिलने चाहिए, 2 और 1 3 यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से 1 2 3 यहाँ से मिल रहा है बेटा, 2 और 1 3 यहाँ से मिल रहा है। लोन पेयर देने वाला कौन है बेटा? लोन पेयर ये नाइट्रोजन देगा बेटा, लोन पेयर ये नाइट्रोजन यहाँ से देगा बेटा, और लोन पेयर ये नाइट्रोजन देगा। कितने लोग लोन पेयर दे रहे हैं बेटा? यहाँ पे हमारे लोन पेयर दे रहे हैं, 3 लोग लोन पेयर दे रहे हैं बेटा। तो इस कंपोनेंट को हम लोग बोलेंगे ट्राइडेंटो लिगैंड। तो ये हमारा चला गया ट्राइडेंटो लिगैंड का एग्जाम्पल हो गया। तो ट्राइडेंटो लिगैंड हमने यहाँ से हटा दे रहे हैं, नोट करते जाइएगा। ट्राइडेंटो लिगैंड जो एक बार में 3 लोन पेयर देते हैं, जिसका एग्जाम्पल है डाई। अगला अगर हम देखें तो टेट्राडेंटो लिगैंड। टेट्राडेंटो लिगैंड में अगर हम देखें तो इसका एग्जाम्पल हमारा होगा ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन, ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। अब फिर से देखो एथिलीन लेना है, वो भी 3 बार लेना है, तो ले लो भाई 3 बार। ये पहला एथिलीन हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये दूसरा एथिलीन हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये तीसरा एथिलीन हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। काम क्या करना है तुम्हें? बिल्कुल उसी तरह करना है बेटा। यहाँ का बॉन्ड हटाओ, यहाँ का बॉन्ड हटाओ, यहाँ का बॉन्ड हटाओ। और तुमसे बोला है टेट्राएमीन, 4 एमीन जोड़ना है, तो पहला एमीन तो यहीं जोड़ दो। ये देखो NH2 जोड़ दिया भाई, लोन पेयर दिखा दो। अगला NH2 यहाँ जोड़ दो, लास्ट वाले में जोड़ दिया करो भाई, एक NH2 हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब बचे ये कार्बन और बचे ये कार्बन। अब इनके बीच में NH2 की जगह हम लोग जोड़ेंगे NH, NH2 की जगह जोड़ देंगे हम यहाँ पे NH बेटा। यहाँ पे देखिए कितने लोन पेयर हैं, तो यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, लोन पेयर देगा बेटा। एक लोन पेयर ये दे सकता है, ये दे सकता है, लोन पेयर ये दे सकता है और ये दे सकता है बेटा। तो टोटल कितने लोग हैं बेटा? 1 2 3 4 लोन पेयर दे रहा है, इसलिए इसको टेट्राडेंटो लिगैंड बोलेंगे। बहुदंती लिगैंड का ये भी एग्जाम्पल होगा। इसको हम लोग शॉर्टली बेटा क्या बोलते हैं? शॉर्टली इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइन, ट्राइन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। जहाँ पे भी ट्राइन आएगा समझ जाना बेटा, एक बार में 4 लोन पेयर दे रहा है। ठीक, ये भी हो गया। अगला हम देखें जो हमें 5 लोन पेयर देता हो। 5 लोन पेयर वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे हम 6 लोन पेयर वाला देते हैं, जो एक बार में 6 लोन पेयर देता है। बहुत फेमस है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है ये, जिसको हम लोग जानते हैं EDTA के नाम से, एडेटा, जिसके ऊपर माइनस के 4 चार्ज होते हैं। कभी कभी चार्ज ये दिखाएगा भी नहीं, न्यूट्रल दिखाएगा, EDTA। ठीक है, तो ये वाला एडेटा हम लोग याद करेंगे। इसका नाम क्या होता है बेटा? एथिलीन डाईएमीन टेट्रा, जितने 4 चार्ज हैं इसको टेट्रा बोल देंगे, आगे बोल देंगे हम लोग एसीटेट।
ये इसका पूरा नाम होता है। शॉर्टली अगर निकालोगे, एथिलीन से E निकाल लिया बेटा, डाई से T निकाल लिया, टेट्रा से T निकाल लिया, एसीटेट से A निकाल लिया, तो इसको एडेटा बोलते हैं। सर इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो एथिलीन का फॉर्मूला तुम जानते हो बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर वही काम करना है, एथिलीन बनाया, अब डाई एमीन लगाना है बेटा। एक बॉन्ड हटा के एमीन लगा दो बेटा, यहाँ पे एक एमीन यहाँ जोड़ दे रहे हैं। एमीन का फॉर्मूला NH2, ये देखो एक NH2 यहाँ जोड़ दिया, और डाई एमीन करना है तो एक NH2 आप यहाँ जोड़ दो, कार्बन की बैलेंसी पूरी हो गई। टेट्रा एसीटेट बोल रहा है बेटा, एसीटेट हमारा होता है CH3COO, जब ये किसी के साथ ना लगा हो। और अगर ये किसी के साथ एडजस्ट करना हो बेटा तो एक हाइड्रोजन हटा के भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं सिंगल बॉन्ड में, इसको भी हम लोग एसीटेट कहते हैं। तो एसीटेट हमें यहाँ पे रखने हैं बेटा 4, तो टेट्रा एसीटेट के लिए यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन हटा दो, और दोनों हाइड्रोजन हटा के एक एसीटेट लगा दे रहे हैं, CH2COO यहाँ पर, CH2COO यहाँ पर। इसी तरह दोनों हाइड्रोजन हटा के बेटा यहाँ पे हमने लगा दिया CH2COO, CH2COO, एक माइनस का चार्ज, माइनस का चार्ज, माइनस का चार्ज, माइनस का चार्ज, क्योंकि तुम जानते हो जहाँ पे भी एसीटेट होता है बेटा CH3COO जनरली हम लोग लिखते हैं तो एक माइनस का चार्ज लगाते हैं बेटा हम लोग। अगर बॉन्डिंग में अगर इसको किसी के साथ देना CH2 लिख रहे हैं, अगर ये बॉन्ड बना रहा है तब भी तो एक माइनस का चार्ज यहाँ पे होगा। तो अगर टोटल माइनस के चार्ज देखें, 1 2 3 4, 4 माइनस के चार्ज है बेटा, तो इसलिए इसके ऊपर माइनस के टोटल 4 चार्ज होते हैं। डोनर एटम कौन होता है बेटा? डोनर एटम अगर यहाँ पे देखें कौन कौन लोन पेयर देगा, तो नाइट्रोजन लोन पेयर देगा, ऑक्सीजन देगा, ये ऑक्सीजन देगा, नाइट्रोजन देगा, ऑक्सीजन देगा, ये ऑक्सीजन देगा। कितने लोग दे रहे हैं बेटा लोन पेयर? 1, ये ऑक्सीजन 2, ये 3, और ये नाइट्रोजन 4, ये 5 और ये 6। तो ये एग्जाम्पल जो हमारा है बेटा, इसको एडेटा को हम लोग बोलते हैं 6 लोन पेयर देने वाला, 6 को बोलते हैं हेक्सा, देने वाला है तो डेंटो लिगेंड। तो हेक्सा डेंटो लिगेंड अगर तुमसे पूछा जाए तो बेटा उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है तुम्हारा एडेटा। तो ये हमारा हो गया लिगेंड, ये लिगेंड का पहला टाइप हुआ। लिगेंड के प्रकार, ये फर्स्ट टाइप का लिगेंड है। फर्स्ट टाइप के लिगेंड में तुम्हारा हो गया एक दंती लिगेंड, द्विदंती लिगेंड और बहुदंती लिगेंड। एक दंती लिगेंड एक बार में एक लोन पेयर देगा, द्विदंती लिगेंड एक बार में 2 लोन पेयर, बहुदंती लिगेंड एक बार में 3 4 5 और 6 लोन पेयर दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा उभयदंती लिगेंड क्या होता है। उभयदंती लिगेंड, कुछ लिगेंड बेटा ऐसे होते हैं, जैसे CN की बात करें, साइनाइड या आइसोसाइनाइड, या फिर SCN थायोसाइनेट या आइसोथायोसाइनेट। ये बेटा कुछ हमारे पास आयन ऐसे होते हैं, अणु या आयन ऐसे होते हैं कि जो दोनों के दोनों परमाणु हमारे लोन पेयर दे सकते हैं। जैसे हम CN की बात करें तो CN में लोन पेयर हमारा नाइट्रोजन देता है। कैसे बेटा? जरा अगर देखेंगे तो बॉन्डिंग अगर करें CN की तो बॉन्डिंग ये निकल के आएगी। कार्बन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? कार्बन के अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के अंतिम कोष में होते हैं 5। सीधे बॉन्ड देख लिया करो, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, चारों बॉन्ड बना लिए इसने। नाइट्रोजन के अंतिम कोष में 5 थे, 1 2 3 बॉन्ड बनाया, इसका मतलब इसके पास होगा लोन पेयर। लेकिन इसी को अगर हम कर दें आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड मीन्स NC अगर कर दें बेटा, तो NC की बॉन्डिंग क्या होती है? NC की बॉन्डिंग बेटा कुछ इस टाइप से होती है। ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कहाँ बना पा रहा है? कार्बन को 2 बॉन्ड मिल रहे हैं यहाँ पे। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा, क्योंकि एटॉमिक शेल में बेटा इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना कोऑर्डिनेट कर देता है कार्बन को, तो कार्बन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग साइनाइड, और इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, और दोनों एक ही लोग हैं। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे लोन पेयर देने वाला नाइट्रोजन है और यहाँ पे लोन पेयर देने वाला कार्बन है। तो साइनाइड में लोन पेयर जो दे रहा है, लोन पेयर देने वाला यहाँ पे बेटा नाइट्रोजन है, और यहाँ पे लोन पेयर देने वाला बेटा आपका कार्बन है। तो उभयदंती लिगेंड क्या होते हैं? जब किसी एक ही लिगेंड के अंदर दोनों परमाणु लोन पेयर दे सकते हैं। देगा कोई एक बार में एक ही, अगर किसी लिगेंड के अंदर दोनों परमाणु लोन पेयर दे सकते हो बेटा, जैसे साइनाइड के अंदर
देखें तो नाइट्रोजन लोन पेयर दे सकता है, और इसी का दूसरा रूप है बेटा NC आइसोसाइनाइड, तो इसके अंदर कार्बन दे सकता है। तो किसी एक ही लिगैंड के अंदर दो परमाणु लोन पेयर देने लायक हो तो उसको हम लोग बोलते हैं उभयदंती लिगैंड। तो लैंग्वेज लिख लेना, किसी एक ही लिगैंड के अंदर दोनों परमाणु अगर लोन पेयर देने के लायक हो तो उसको हम लोग उभयदंती लिगैंड बोलते हैं। जैसे थायो आइसोसाइनेट में देखें बेटा, इसको बोलते हैं थायोसाइनेट। थायोसाइनाइड, साइनेट के नाम से जाना जाता है, ये साइनेट बोल रहे हैं, सॉरी बेटा, थायोसाइनाइड के नाम से जाना जाता है साइनाइड, और इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनाइड। तो यहाँ पे लोन पेयर सल्फर देता है और यहाँ पे लोन पेयर कौन देता है बेटा, नाइट्रोजन देता है। दोनों के फॉर्मूले एक ही हैं बेटा, तो आप लोग देख सकते हो। अगली बात करें हम लोग, उभयदंती लिगैंड हो गया। अगला जो हमारा लिगैंड है वो है कीलेट लिगैंड। कीलेट लिगैंड, अब कीलेट लिगैंड क्या होते हैं, ऐसे लिगैंड जो कि एक बार में दो या दो से अधिक लोन पेयर देते हैं। दो या दो से अधिक जो लोन पेयर देता है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं कीलेट लिगैंड। दो लोन पेयर जो दे रहा है, जो दो लोन पेयर दे रहा है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं द्विदंती लिगैंड। जो एक बार में दो लोन पेयर दे रहा है उसको बोलते हैं द्विदंती लिगैंड। जो तीन लोन पेयर दे रहा है बेटा, दो से अधिक दे रहा है, उसको त्रिदंती लिगैंड बोल देंगे हम लोग, त्रिदंती लिगैंड, ट्राइडेंटो लिगैंड। जो एक बार में चार लोन पेयर दे रहा उसको बोल देंगे चतुर्दंती लिगैंड। इसी तरह पांच दे रहा पेंटा, हेक्सा बेटा, ये सारे एग्जांपल हो जाएंगे। तो कीलेट लिगैंड ऐसे लिगैंड होते हैं जो एक बार में दो या दो से अधिक लोन पेयर बेटा देते हैं। इसके अगर एग्जाम्पल देखें बेटा, तो जो दो लोन पेयर देता है उसको हम लोग ईएन बोल सकते हैं। अभी पिछले टॉपिक में ईएन का पूरा नाम बताया, एथिलीन डाइएमीन। जो तीन दे सकता है बेटा उसको डाइन बोलते हैं। जो चार लोन पेयर दे सकता है उसको हम लोग ट्राइन बोलते हैं। जो बेटा छः लोन पेयर दे दे, एक बार में जो छः लोन पेयर दे दे उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एडेटा, EDT। इसमें एक टॉपिक आता है कि कीलेटिंग प्रभाव क्या होता है। कीलेटिंग प्रभाव, जितने भी कीलेट लिगैंड होते हैं ये जो उपसहसंयोजी यौगिक बनाते हैं, ये बहुत बढ़िया टाइप का उपसहसंयोजी यौगिक बेटा बनाते हैं। अगर इसका हम एक एग्जाम्पल देखें तो NiEN का होल ट्वाइस ये कंपोनेंट, इसके ऊपर 2 प्लस के चार्ज हैं। अगर हम देखें तो Ni जो हमारा है दो EN से बेटा जुड़ा है, ये दो EN के साथ बेटा यहाँ पे जुड़ा है। EN हम जानते हैं एक बार में कितने लोन पेयर देता है। EN जो हमारा है ये एक बार में दो लोन पेयर देता है बेटा, तो ये इधर से भी लोन पेयर दे रहा होगा और ये इसको इधर से भी लोन पेयर दे रहा होगा। ये भी EN इसको इधर से भी लोन पेयर दे रहा होगा, ये इधर से भी लोन पेयर दे रहा होगा। तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये जो बीच में मेटल है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, ये बिल्कुल रिंग के अंदर बंद गया और बंद गया, ये बाहर नहीं आ पाता। इसलिए जितने भी कीलेट लिगैंड होते हैं, कीलेट लिगैंड जो होते हैं ये हमेशा उपसहसंयोजी यौगिक को स्थायी बनाते हैं बेटा। और जितने ज़्यादा इनके पास लोन पेयर होंगे, जिसके पास दो लोन पेयर है वो दो तरफ से घेरेगा, जिसके पास तीन लोन पेयर है वो तीन तरफ से घेरेगा। तीन तरफ से कैसे घेरेगा, जैसे मान लो हमारा दूसरा एग्जांपल आ गया, हमने ले लिया CR डाइन का होल ट्वाइस, ये ले लिया हमने, और इसके ऊपर 3 प्लस के चार्ज। तो बेटा अगर इसकी बात करें CR की, तो इसके पास डाइन 2 हैं, डाइन इसके पास 2 हैं। अब डाइन क्या है बेटा, डाइन एक बार में 3 लोन पेयर देता है बेटा। तो पहला लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर और ये तीसरा लोन पेयर। पहला लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर और ये यहाँ से ये तीसरा लोन पेयर। तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये CR अब निकल के कहीं से बाहर जा नहीं सकता। तो ऐसे कंपोनेंट जो कि दो या दो से अधिक लोन पेयर एक साथ दे देते हो, ऐसे लिगैंड जो या एक बार में दो या दो से अधिक लोन पेयर देते हैं बेटा, ऐसे लिगैंड जो कि एक बार में दो या दो से अधिक लोन पेयर देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बेटा कीलेट लिगैंड। तो ये हमारा हो गया कीलेट लिगैंड। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि उपसय संयोजन संख्या क्या होती है।
उपसह संयोजन संख्या क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। उपसह संयोजन संख्या या इसी को हम लोग बोलते हैं समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, जिसको जनरली हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं। उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या होता है, इसको समझते हैं हम लोग। तो भाई एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिया, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब तुम्हें बात ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे NiCO का होल 4, उसी के साथ एक और एग्जाम्पल लिया हमने NiEN का होल 2, या ले लिया CrH2O का होल 6 3+, या फिर ले लिया CrH2O EN और डाइन, ये ले लिया, और उसके पे ऊपर लगा लिया हमने 3+। हमने क्या बताओ भाई उपसह संयोजन संख्या क्या है? तो पहली बात है उपसह संयोजन संख्या होती क्या और किसकी होती है? उपसह संयोजन संख्या बेटा सेंट्रल मेटल एटम की होती है। सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने डोनर एटम जुड़े हुए हैं, कितने डोनर एटम है। अगर हम तुमसे पूछें कि इस Ni की उपसह संयोजन संख्या कितनी है, उपसह संयोजन संख्या हमेशा सेंट्रल मेटल एटम की होगी। डब्बे के अंदर घुसना, जो भी डी ब्लॉक का एलिमेंट दिखेगा उसी की उपसह संयोजन संख्या होती। कितने डोनर एटम है, अगर CO को पहचानोगे, जो बच्चे नहीं पहचान पाते फिर से मेरी बात को ध्यान कर लो, ध्यान से बिल्कुल याद कर लो कि सभी लोग लीगैंड को जो पहचान लेना, एक दंती लीगैंड, द्विदंती लीगैंड और बहुदंती लीगैंड, इनको याद कर लो। खासकर द्विदंती और बहुदंती को आप याद कर लीजिए। द्विदंती और बहुदंती के मैक्सिमम आपको एग्जाम्पल जो मिलेंगे बेटा, मैक्सिमम 10 एग्जाम्पल। अगर ये 10 एग्जाम्पल तुम याद कर लोगे, बाकी जो शेष बचे, जो भी शेष हैं वो तुम्हारे एक दंती लीगैंड होंगे। अगर हम तुमसे कहें कि ये CO किस टाइप का लीगैंड है, तो भैया ये CO एक दंती लीगैंड में अभी करवाया था, मीन्स ये CO एक बार में एक लोन पेयर देगा। तो अगर एक CO एक लोन पेयर देगा तो यहाँ 4 CO है बेटा, तो एक बार में 4 लोन पेयर देंगे, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई? 4। EN की बात करें, EN हमारा द्विदंती लीगैंड बेटा होता है एथिलीन डाइअमीन, तो इसके ऊपर हमने लिख दिया 2। अगर हम इसकी कहें कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे CN की कितनी होगी बेटा? तो EN एक 2 लोन पेयर दे सकता है, और 2 EN है तो 2 दूनी कितना हो गया? 4। यहाँ पे बात करें H2O किस टाइप का लीगैंड है बेटा? एक दंती लीगैंड है। CR की कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम यहाँ पे देखें, 6 का गुणा कराया तो 6 हो गया बेटा, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे CR की अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो H2O बेटा एक बार में एक लोन पेयर देता है, EN एक बार में 2 लोन पेयर देता है, और डाइन एक बार में 3 लोन पेयर देता है बेटा। अभी पिछले जाके टॉपिक में देखो, इसलिए मैंने कहा द्विदंती और बहुदंती लीगैंड को अच्छे से अभी देख लेना। तो यहाँ पे अगर टोटल देखें 3, 2, 5 और 1, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई 1 + 2 + 3, टोटल हमारी कितनी हो गई? 3, 2, 5, 1, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई? 6। वास्तव में कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसह संयोजन संख्या किसकी है? सेंट्रल मेटल एटम की। और सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ा कौन है? हमारा लीगैंड। और लीगैंड क्या है तुम्हारा बेटा? दाता परमाणु है, या फिर ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं केंद्रीय। सेंट्रल को बोलते हैं केंद्रीय, मेटल को बोलते हैं बेटा धातु, और एटम को बोलते हैं परमाणु। परमाणु भी बोल सकते हो और आयन भी बोल सकते हो। सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन के साथ जितने दाता परमाणु, दाता परमाणु का मतलब बेटा वही है बेटा, दाता परमाणु को हम लोग बोलते हैं लीगैंड। लेकिन ये ना बोलना कि कितने लीगैंड, लीगैंड नहीं बोलोगे बेटा, क्योंकि लीगैंड के टाइप में आ जाएंगे। तो दाता परमाणु हम लोग जनरली बोलेंगे के साथ जितने दाता परमाणु जुड़े होते हैं, उन दाता परमाणु की संख्या ही सेंट्रल मेटल एटम की
उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। यह विशेष ध्यान रखना क्योंकि टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उपसह संयोजन संख्या। तो उपसह संयोजन संख्या क्या होती है? किसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितने दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, किसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितने दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, जैसे Na के साथ 4 दाता परमाणु उपस्थित हैं बेटा, क्योंकि एक दंती लिगेंड है, एक बार में एक लोन पेयर देगा, तो टोटल 4 लोग होगा बेटा, 4 दाता परमाणु। किसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितने भी दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, उन दाता परमाणुओं की जो कुल संख्या होती है, उन दाता परमाणुओं की जो कुल संख्या होती है, उसी संख्या को हम लोग बोलते हैं बेटा उपसह संयोजन संख्या। ठीक है, अब उपसह संयोजन संख्या से आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री दे सकते हैं। जैसे बात करें किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की उपसह संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर मान लो उपसह संयोजन संख्या किसी की 2 है, या किसी की 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, मैक्सिमम 6 तक, जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, उस पर संकरण हमेशा बेटा होगा sp। जिसकी 3 है उस पर संकरण हमेशा होगा sp2। जिस पे 4 है उस पर संकरण 2 टाइप के हो सकते हैं, एक sp3 भी हो सकता है, एक dsp2 भी हो सकता है बेटा। जिसके पास दाता परमाणु बेटा 5 हैं, जो एक बार में 5 दे सकता है, उस पर भी संकरण 2 टाइप का हो सकता है, एक sp3d हो सकता है और एक dsp3 संकरण हो सकता है। और जिसके पास दाता परमाणु 6 है बेटा, तो उस पर संकरण या तो sp3d2 होगा या तो d2sp3 होगा। सबकी अगर ज्योमेट्री करें, ज्यामिति अगर सबकी देखें, ज्योमेट्री संकरण हमें हमेशा ज्यामिति बेटा बताती है। तो sp की ज्यामिति हमेशा बेटा होती है रेखी सीधी रेखा तुम्हें दिखेगी, बीच में मेटल होगा तुम्हारा यहाँ पे, और इधर लिगेंड होगा, इधर लिगेंड होगा। अब ये आगे हम लोग देखेंगे बेटा, एलएमएल ना पढ़ लेना इसको। sp2 की जो आकृति होती है वो हमेशा होती है बेटा त्रिकोणीय ट्राइगोनल जिसे बोलते हैं। ट्राइगोनल का मतलब है एक त्रिकोण बना लो और बीच में कहीं मेटल बैठा होगा, सेंट्रल मेटल एटम, इस तरह से ज्यामिति इसकी होगी बेटा, और यहाँ पे लिगेंड तुम्हारे जुड़े होंगे इस तरह से। अगर हम बात करें बेटा sp3 की, तो sp3 की जो आकृति होती है ये समचतुष्फलकी होती है। समचतुष्फलकी आकृति अगर देखनी है तो कोई भी मेटल होगा, जिसको हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं, कोई भी मेटल होगा, लिगेंड के साथ मेटल होगा, वो कुछ इस टाइप से जुड़ा होगा, ये समचतुष्फलकी आकृति होती है। जहाँ पे dsp2 संकरण होगा उसकी आकृति बेटा होती है वर्गाकार समतली आकृति बेटा। इसको मैं इधर बना दे रहा हूँ, एक वर्ग बना लो, वर्ग के अंदर मेटल रख दो बेटा और इसको कुछ इस टाइप से जोड़ दो, किनारे पे तुम्हारे लिगेंड लगे होंगे इस तरह से। अगर बात करें sp3d या dsp3 की आकृति, तो इन दोनों की आकृति बेटा होती है त्रिकोणीय पिरामिडी। त्रिकोणीय पिरामिडी का मतलब क्या है बेटा, एक त्रिकोण टाइप का तुम्हारा बनेगा इस तरह से, यहाँ पे मेटल होगा, एक त्रिकोण बनेगा जहाँ पे मेटल होगा और उसके परपेंडिकुलर तुम्हारे कुछ लिगेंड इस टाइप से होंगे। ये त्रिकोणीय पिरामिडीय आकृति है बेटा। वो अगली बात करें तो sp3d2 और d2sp3 जो संकरण है बेटा, इसकी आकृति हमेशा होती है अष्टफलकी। अष्टफलकी अगर आकृति देखें तो अष्टफलकी आकृति में सबसे पहले एक स्क्वायर टाइप का बना लो, यहाँ पे लिगेंड आपके जुड़े हुए हैं, वो एक लिगेंड ऊपर और एक लिगेंड यहाँ पे तुम्हारा नीचे, अगर इनको मिलाते हैं तो तुम्हारा अष्टफलकी आकृति बन जाती है। तो अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा इसी के आगे का बेटा, तो हम VBT का सिद्धांत आपको पढ़ाएंगे, जिसमें यहाँ तक आपको तैयार होना चाहिए। इतना आप लोग कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। आज का टॉपिक यहीं क्लोज करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट 1 है बेटा, इसके टोटल 3 पार्ट आएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का उपसह संयोजी यौगिक का आज हम लोगों ने पढ़ा है पार्ट 1। और सभी यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं जिनको एग्ज़ाम देना है, तो वो कोशिश करें कि
स्पीड को दुगना बढ़ा के देखना बेटा, और दुगना बढ़ा के कम से कम 2 से 3 बार देखना, और उसके बाद इसको राइट कर लेना, लिख लेना बेटा। जितनी भी चीज़ें सब की सब आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करें बेटा।